बड़ी बार जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के चुनावों के नतीजे आते तो मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ उन नतीजों में ढूंढने की कोशिश करता था कि हमारे लोकतंत्र के मुकाबले में पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है क्या फ़र्क है। तो मुझे साफ तौर पे ये नज़र आता था कि परिवारवाद से ग्रस्त है पाकिस्तान का लोकतांत्रिक ढांचा, जो भी बचा खुचा लोकतांत्रिक ढांचा है। और हमारे यहाँ भी परिवारवाद की बीमारी को कम नहीं है, हमारे यहाँ भी परिवारवाद की बीमारी अच्छी खासी है। उसका इलाज करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन लोग जहाँ पर लोगों का मत आता है, लोग तय करते हैं कि किसको, कौन हमारा नेता होगा, कौन हमारा एमएलए होगा, कौन हमारा एमपी होगा। क्योंकि ये लोकशाही है। इस लोकशाही में लोग जब तय कर देंगे हमने किसी एक परिवार के साथ खड़ा होना है तो कौन रोक सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कुछ कुछ झलकें, लेकिन एक चीज़ दिल को बड़ा सुकून देती थी कि जिस पैमाने पर पाकिस्तान में परिवारवाद है, एक एक ख़ानदान के 4-4, 5-5 लोग जो हैं वो नेशनल असेंबली के मेंबर बनते हैं, उस पैमाने पर जम्मू कश्मीर में या भारत में काम अभी नहीं हुआ। एक परिवार के 1-2 लोग जीत जाएं वो उनकी बड़ी किस्मत है, लेकिन एक परिवार के 8-10 लोग एक साथ जो एमपी बन जाएं, ऐसा जम्मू कश्मीर में देखने को कम मिला है। जम्मू कश्मीर में भी और भारत में भी देखने को कम मिला है। लेकिन अब डीडीसी के चुनावों का बिगुल बज गया है, और उस बिगुल के बजते ही अगर पुंछ पे नज़र दौड़ाएं तो ऐसा लगता है कि सभी राजनीतिक परिवारों ने यह तय किया है कि हमारे परिवार के बाहर कोई भी डीडीसी का चेयरमैन नहीं बनेगा, कोई भी डीडीसी का काउंसलर नहीं बनेगा, जो बनेगा हमारे परिवार से बनेगा। सरदार रफीक हुसैन खान के पुत्र नदीम रफीक खान पीडीपी के मैंडेट पर पुंछ डिस्ट्रिक्ट से डीडीसी के चुनाव में उतर रहे हैं। जावेद राना के पुत्र जीशान राना वो भी चुनाव डीडीसी का लड़ रहे हैं। चौधरी जफर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से, पुराने बुजुर्ग नेताओं में से आते हैं। उनके बेटे इमरान जफर भी डीडीसी के चुनाव में उतरे हैं। अब इसे मैं परिवारवाद, इमरान को लेकर मैं परिवारवाद इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इमरान के पिता कांग्रेस के पुराने कर्मठ कार्यकर्ताओं में से ज़रूर हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर कभी उन्होंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की हो, या पुंछ के लोकसभा, पुंछ के असेंबली, पुंछ से असेंबली को रिप्रेजेंट किया हो, या पुंछ को लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंट किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद चौधरी मोहम्मद असलम, स्वर्गीय चौधरी मोहम्मद असलम के पुत्र चौधरी मोहम्मद अकरम सुरनकोट असेंबली क्षेत्र से वो एमएलए भी रहे हैं, वो भी मैदान में उतर आए हैं। उनके मुकाबले में शाहनवाज चौधरी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। जनरल सेक्रेटरी होने के बावजूद उन्होंने ना तो ये कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, और ना ये कहा कि मैं पार्टी में हूं, और इंडिपेंडेंट जो है वो वहां से खड़े हो गए हैं। डॉक्टर शहनाज गनाई जो हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी है और एक इंडिपेंडेंट के तौर पर पुंछ से वो भी चुनाव लड़ने लगी हैं। अतीका जान, श्रीमती अतीका जान एजाज जान की माताजी हैं, वो भी पुंछ से चुनाव में उतर गई हैं। या यूँ कहिए कि पुत्र ने अपनी माताश्री को ये कहा कि इन डीडीसी के चुनाव में आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जब भी पुंछ में असेंबली के चुनाव होंगे तो वो तो जाहिर सी बात है एजाज जान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लड़ना है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट वहाँ से उनकी माता श्रीमती अतीका जान को मिला है। उसके बाद शमीम गनाई पीडीपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। रियाज बशीर नाज, स्वर्गीय बशीर नाज के पुत्र, कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हैं, वो भी डीडीसी का चुनाव पुंछ से लड़ रहे हैं। ये स्थिति है पुंछ की, यानी लगभग पुंछ के जितने भी बड़े राजनीतिक परिवार हैं, सभी बड़े राजनीतिक परिवारों के लोग इन चुनावों में उतर आए हैं। सवाल यहां पर यह है, यदि डीडीसी के चुनाव में उतरकर डीडीसी के चुनाव लड़कर कामयाब होकर इस डीडीसी को अपने परिवार तक सीमित करना है तो ठीक है, वो एक राजनीतिक सोच हो सकती है, वो सोच रखने का अधिकार सभी को है। लेकिन क्या जो मंशा डीडीसी के चुनावों को कराने की और जिस मंशा के साथ ये चुनाव कराए जा रहे हैं कि 3 टायर गवर्नेंस, 3 टायर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, पंचायतों में तीनों स्तर पर मुकम्मल तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हों, अगर मंशा ये है तो फिर ये परिवार इस चीज़ को कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर पंचों और सरपंचों को
चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या? फिर सरपंच को जान मारकर लोगों के घरों के बाहर पहुंचकर हाथ पैर जोड़कर वोट मांगने की ज़रूरत क्या? पंच और सरपंच का पहला अधिकार होना चाहिए था डीडीसीओ के ऊपर, लेकिन पंचों और सरपंचों को दरकिनार कर दिया गया है। कहीं कहा जा रहा है जी कि देखिए केंद्र सरकार जो है वो हमलावर हो गई है हमारे ऊपर, हमने उस हमले से बचाना है आपको। कहीं कहा जा रहा है कि भाई 370 को हमने रिस्टोर कराना है। कहीं कहा जा रहा है कि 35A को लेकर हम जो है अब हम बहुत सीरियस हो गए हैं, हमने 35A की लड़ाई जो है वो डीडीसी के चुनाव से लड़नी है। कहीं कुछ और कहीं कुछ कहा जा रहा है। केंद्र से भी जो मंत्री हैं वो भी इन चुनावों को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वहाँ से कोई बात कह देते हैं। उस बात को कहने का असल में मकसद और मुद्दा ये होता है कि इन डीडीसी के चुनाव में जिस तरह का माहौल बना है, इस माहौल का साफ तौर पर ही मतलब है कि बड़ी मात्रा में वोट पड़ने वाले हैं, और वोट इसलिए भी पड़ने वाले हैं क्योंकि इतने सारे परिवार जो हैं वो चुनाव लड़ने लगे हैं। लेकिन असली मकसद ऐसा लग रहा है कि डीडीसी के चुनावों के बाद भी असली मकसद जो है वो पूरा होने वाला नहीं। बीडीसी के चेयरमैन जब बनाए गए थे तो ये कहा गया था इनकलाब आएगा, लेकिन बीडीसी के चेयरमैनों की हालत ये हो गई कि कोई बीडीओ नाराज हो जाए तो बीडीसी का चेयरमैन बदल जाता है। डीडीसी की ताकतें अगर आप देखेंगे तो आपको साफ तौर पर ये मालूम होगा कि कोई बड़ा इनकलाब डीडीसी से भी आने वाला नहीं है। ये लोग जो बड़े उत्साह में डीडीसी का चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियां उतर आई हैं, शायद इन्हें मालूम नहीं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर तय करेगा कि डीडीसी का चेयरमैन जो है उसके काम करने का तरीका क्या होगा। सरकार किसी भी समय उनके कार्यक्षेत्र को कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। मैं नहीं, ये कानून कहता है। सरकार डिसाइड कर सकती है कि ये काम ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल करेगी या ये काम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल नहीं करेगी। लेकिन वो बात कि हमारे अलावा इस क्षेत्र में कोई दूसरा राजनेता तैयार न हो, हमारे अलावा किसी को राजनीति करने का मौका न मिले, हमारे अलावा कोई भी दूसरा नेता यहाँ तैयार न हो, हमारी वो जो फीफडॉम है उस फीफडॉम को कोई भी शेक न करे, हमारी जो ताकत है उस ताकत को कोई भी कम न करे। इरादे यही सब हैं, और ये सब राजनीतिक इरादे हैं, ये सब घरेलू इरादे हैं, और जो बेचा और बांटा जा रहा है वो सब प्रोपेगेंडा है, जो प्रोपेगेंडा पिछले 73 साल से लगातार जम्मू कश्मीर में होता आया है।